कह करके, लक्ष्य दिखा करके छोड़ देने का बराबर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी में विराम देता हूं और आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts on Revdi culture. Let's go ahead with the discussion, for which I would like to invite today's eminent speaker, Chairman of the Media and Publicity Department, All India Congress Committee, Shri Pawan Khera ji, to present his views. But before that, I would request my technical team to kindly play a small film on his life and journey. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री पवन खेड़ा की गिनती राजनीति के ओजस्वी वक्ताओं में होती है। खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर होती है जो हर विषय पर बेबाकी और तर्क के साथ अपना दृष्टिकोण रखते हैं। पवन खेड़ा ने वर्ष 1989 में कांग्रेस की यूथ विंग के साथ अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। 1998 में उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के राजनीतिक सचिव की जिम्मेदारी संभाली, जहां उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2015 से पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मीडिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी की पोल कमेटी के संयोजक भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2022 में मीडिया और पब्लिसिटी विभाग बनाया और पवन खेड़ा को इसका चेयरमैन बनाया, जिसके बाद खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी को मीडिया में नया तेवर देने और ज्यादा आक्रामक बनाने में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई है। पवन खेड़ा देश और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी मुखर हैं। वो खुद बड़े मुद्दों को मीडिया में उठाकर उस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष देश की जनता के सामने रखते हैं। इसको साइलेंट कर दें। नमस्कार। देश भर से जो मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं उन सबको आपने नाश्ता कर लिया, मुझे लगता है, तो सुनने की क्षमता है अभी आपने। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आकर। राहुल कराड़ जी के बारे में, विश्वनाथ कराड़ जी के बारे में, मिटसॉग के बारे में बहुत सालों से हम सुन रहे थे। एक ऐसा ये एक्सपेरिमेंट है, ऐसा प्रयोग है जो नौजवानों को राजनीति और सरकार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। आपको ये देखने को, समझने को, सीखने को और पूछने को मिलता है हम जैसे लोगों से कि साहब आप ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों नहीं कर रहे। जो हम लोग पॉलिटिक्स में होते हैं ना, वो सवालों से बहुत डरते हैं। हमें नौजवानों से डर लगता है। और अभी आज सुबह चर्चा चल रही थी अंदर बैठकर कि नौजवान राजनीति में आने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हम लोग हेजिटेट करते हैं कि नौजवान ना आ जाएं यहां, क्योंकि नौजवान जब आता है तो वो सवाल लेकर आता है। और अगर हमारी जवाब देने की क्षमता नहीं है, इफ वी आर नॉट कंफर्टेबल रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस, डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट आस्क अस। आपको सवाल पूछने का हक है, आपको सवाल पूछने का आपका कर्तव्य भी है, और जवाब देना हमारी ड्यूटी है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। सनातन धर्म का सिंबल है ओम है, इस्लाम में 786 है, क्रॉस क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, एक ओंकार सिखिज्म का सिंबल है। अलग अलग धर्मों में आपको सिंबल्स मिलेंगे। नौजवानों का एक सिंबल होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिंबल होता है, क्योंकि ये सरकारों को सजग रखता है। हम जैसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं या सत्ता में होते हैं, हमें अलर्ट रखता है, कहीं आप सवाल न पूछ लें। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं, सवाल पूछिए।
क्या ये सच है? घर के पेरेंट्स, बुजुर्ग कुछ कहते हैं, सवाल पूछिए, क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है? एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी कुछ भी कह रहा हो या कर रहा हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही हैं जो लोकतंत्र को जीवित रखते हैं, सवाल ही हैं जो हम सबको सजग रखते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी मेरे से पहले हमारे महतो साहब बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे रेवड़ी कल्चर की। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, नौजवानों ने भी इसमें भाषण दिया, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बातें सुनी। रेवड़ी शब्द एक गलत शब्द है। जो आपको सरकार देती है वो खैरात नहीं है, वो रेवड़ी नहीं है, आपका हक है, आपके पैसे से ही लेकर देती है। कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी या कोई मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि साहब आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं, यूं कहते हुए, ये इशारा करते हुए कहा उन्होंने कि हम 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं, वो मोदी का नमक नहीं है, मोदी का नमक नहीं है, ये पवन खेड़ा का नमक नहीं है, ये आपका हक है, ये आपके टैक्स पेयर का पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि ये देने की जरूरत क्यों पड़ी? आंख बंद करके सोचिए, पिछली पीढ़ियों ने, पिछली सरकारों ने, आज की पीढ़ी ने, आज की सरकार ने पिछले कई शतकों से, सेंचुरीज से बड़ी बड़ी वर्गों का जंगल छीन लिया, जमीन छीन ली, जल छीन लिया। अब वो रेस में पीछे हो गए, तो जो रेस में पीछे हो गया है, क्या उसके लिए कुछ सहूलियतें नहीं होनी चाहिए? आप अपने ही गांव देहात में पूछिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए, आप सुनते होंगे कि साहब मेरी 100 एकड़ जमीन थी, आज 2 एकड़ बची, सरकार ने ले ली। सरकार ने ली, कोई गलत सही की बात नहीं होती, सरकार भी डेवलपमेंट के लिए लेती, लेकिन उस डेवलपमेंट में, उस यात्रा में, उस सफर में, जो भारत का सफर रहा है, इन दैट जर्नी अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। उस सफर में कई लोग पीछे छूट गए। अब जो लोग पीछे छूट गए हैं, क्या उनके लिए सरकार अगर कुछ करती है तो क्या वो खैरात है? क्या वो रेवड़ी है? ये रेवड़ी कहना, ये रेवड़ी की जो मानसिकता है, ये मानसिकता वो है कि साहब मैं आपको दे रहा हूं। जी नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ ले चुका हूं, अब मैं थोड़ा बहुत आपको दे रहा हूं, ये मानसिकता होनी चाहिए। इसी मानसिकता से ये दिया जाता है। लेकिन एक नई परंपरा आ गई। हम जिस परंपरा को पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब क्या है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बिजली दूंगा। अरे बिजली तो मेरा हक है भाई, क्यों नहीं दोगे आप मुझे बिजली? या पानी, साफ पानी, सस्ती बिजली क्यों नहीं दोगे? ये मेरा हक है। 17-18 लाख करोड़ अरबपतियों के हमने माफ कर दिए, हमारी सरकार ने माफ कर दिए। क्या वो रेवड़ी थी? क्या उसको रेवड़ी बोलने की हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी आपकी, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता की? क्या ये हिम्मत हो सकती है बोलने की कि मैंने अडानी अंबानी को ये रेवड़ी दे दी? तो जो अडानी अंबानी को देते हो वो क्या है? आप खदान दे देते हो, आप एयरपोर्ट दे देते हो, आप पोर्ट दे देते हो, आप जमीन दे देते हो, आप जंगल दे देते हो, पहाड़ दे देते हो, गांव के गांव दे देते हो, नियम बदल देते हो उनके लिए। और अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी या 5 किलो अनाज फ्री दे दिया तो बोलते हैं साहब मेरा नमक खा रहे हो आप। ये कहां का न्याय? तो आप जो नौजवान हो, टीवी पे, एक तो मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया, अगर आप लोग टीवी देखने की थोड़ी बहुत बीमारी बची है आप में, तो जो टीवी पे दिखाया जाता है उसको भी सवाल पूछो। मैं ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क पे बार बार इंसिस्ट करता हूं, बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस। हैं ऐसे नेता, इलेक्शन जीतते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि सवाल झेलने की हिम्मत नहीं है, ऐसे नेता हैं। लेकिन क्या वो सही माने में नेता हैं? जो सवालों से डर जाए क्या वो नेता होता है?
इसलिए कोई शब्द हमारे समाज में टेलीविजन के या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी नेता के कहने से आ जाता है और वो रोजमर्रा का एक शब्द बन जाता है, रेवड़ी उनमें से एक है। ऐसे कई शब्द पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी कॉन्शियसनेस में चुपचाप से डाल दिए जाते हैं। कई शब्द हैं, आपको भी याद होगा, लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, रेवड़ी, ये सब शब्द आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं। क्यों डाले जा रहे हैं, इस पर भी आपको सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई हित सीधा हो रहा है इससे, किसी को कोई फायदा मिल रहा है आपके दिमाग में इस तरह का जहर, इस तरह के शब्द डालने से। रेवड़ी भी उन्हीं में से एक शब्द है। अचानक देश में एक क्लास डिवाइड हो जाता है, लेने वाला बेचारा भिखारी सा दिखता है और देने वाला बड़ा अन्नदाता बन जाता है, जबकि देने वाले की जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेने वाले से बहुत कुछ ले जा चुके हो आप, और उसके बाद आप उसको भिखारी दिखा रहे हो कि साहब देखो 80 करोड़ लोग हम पर निर्भर हैं, हमें उनको अनाज दे रहा हूं। ये क्या मानसिकता है? इसलिए इस शब्द का पुरजोर विरोध हमको और आपको, इस नौजवान पीढ़ी को करना पड़ेगा, करना चाहिए, ताकि इस तरह के शब्द, इस तरह की मानसिकता जो सरकार चला रहे हैं उनके दिमाग से हट जाए। कोई राजा नहीं है अब, कोई राजे रजवाड़े अब कोई नहीं रहे। आपके वोट के मोहताज हैं, आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हो, आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हो, आप उन्हें एमएलए एमपी बनाते हो, और उसके बाद वो बन जाएं तो कहते हैं साहब आप मेरे नमक पर पल रहे हो। कैसे बर्दाश्त होगा आपको? मुझे बताइए, आप नौजवान हैं, हाउ कैन यू टॉलरेट दिस इंसल्ट? एंड दिस इज एन इंसल्ट टू आवर एंसेस्टर्स। हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती है, जिन्होंने संघर्ष किया। इस तरह की आजादी जो हमें मिली, कोई ऐसे नहीं मिली, पसीना खून बहा के मिली। उन सब का अपमान है कि आज फिर एक राजा रजवाड़े आकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप मेरे नमक पर पलते हो, मैं आपको रोटी दे रहा हूं। इसलिए सबसे पहले मैं, जब मुझे ये आमंत्रण आया तो मेरे दिमाग में आज सुबह ये विचार आ रहा था कि बहुत अरसा गुजर गया सवाल पूछने की। हमारी जो एक भारत की सभ्यता में सवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जो वाद विवाद होता है, जो संवाद होता है, उसमें सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर ये जो रेवड़ी शब्द जिस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, 2022 में किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने, अगर उस वक्त मीडिया ने सवाल उठाया होता कि साहब ये रेवड़ी क्या होता है, क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो शायद ये शब्द हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो चुका होता। लेकिन ये ऐसा धर कर बैठ गया है कि आज इस पे चर्चाएं हो रही हैं। इतना महत्वपूर्ण हमारी यूनिवर्सिटी इस पे चर्चा कर रही है, और बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी इस पे चर्चा कर रही है, ताकि ये सारी बातें आप भी सुन भी सकें और आप अपनी बातें रख सकें, आप अपने सवाल पूछ सकें कि साहब कांग्रेस पार्टी ने 300 यूनिट बिजली क्यों दी मुफ्त, या कर्नाटका में बस यात्रा मुफ्त क्यों दी महिलाओं के लिए। पूछ सकते हैं आप, पूछना भी चाहिए, और उसका लॉजिक होता है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में वी आर ऑल इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, हम सब बहुत प्रतियोगिता में होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जीतना होता है, प्रेशर होता है। एक पार्टी कह देती है मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी, तो दूसरी पार्टी को मजबूरन कहना पड़ता है मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी, करना पड़ता है। लेकिन एक अगर दबाव समाज से भी हम सब पर आए, नौजवानों से हम सब पर आए कि साहब आपको जो देना है, जब आप सरकार में हो दीजिए, जब आप सरकार में हो और चुनाव से 20 दिन पहले देना शुरू कर दोगे तो वो रिश्वत की कोशिश है और कुछ नहीं। मैं उसको भी रेवड़ी नहीं कहूंगा, वो रिश्वत जरूर हो सकती है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट जिसको हम कहते हैं, उसका एक इतिहास स्वतंत्र भारत में, आजाद हिंदुस्तान में रहा है। अनेक योजनाएं, आज भी आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, 20 सूत्री कार्यक्रम के प्लॉट्स जो इंदिरा जी के वक्त दिए थे दलितों को, हरिजनों को, वो आपको आज भी दिखेगा। आज भी ऐसे परिवार होंगे जो हमें आकर बोलेंगे साहब मुझे 50 गज का प्लॉट 20 सूत्री कार्यक्रम में मिला था। तो वो क्या था? वो उन परिवारों को, उन समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल थी सरकार की कि हम आपको सशक्त करना चाहते हैं, ताकि आप
क्योंकि रेस से पिछड़ गए हैं, फिर से आप रेस में शामिल हो सकें, आपकी आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा लाभ हो सके। मैं उसको राजधर्म मानता हूं, रेवड़ी नहीं मानता। ये राजधर्म है। लेकिन पिछले 10 साल में जो हुआ उसको छोड़ दीजिए। उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी। महात्मा गांधी नरेगा, आपने सुना होगा, नरेगा एक योजना, चाहते तो उस वक्त भी ये होता कि साहब ठीक है राशन दे देंगे, लेकिन उसको लिंक किया गया कि श्रम लेंगे और अनाज देंगे या पैसा देंगे। उससे क्या हुआ? उससे जो डिग्निटी होती है, जो आत्मसम्मान होता है, कि कोई कल को खड़ा होकर ये नहीं कह सके जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि मैं दे रहा हूं। आप श्रम दे रहे हैं इसलिए आपको उसका मेहनताना मिल रहा है। ये नरेगा के पीछे की प्रिंसिपल थी, ये सिद्धांत था। क्योंकि आप सरकार कुछ अगर किसी के लिए कर भी रही है तो वो कोई एहसान नहीं कर रही, वो आपके श्रम का आपको मेहनताना दे रही है। मानसिकता देखिए और उस मानसिकता को आप तुलना कीजिए इस मानसिकता से कि आप मेरा नमक खाते हैं। ये अंतर है। ये अंतर आपको समझना बहुत आवश्यक है। और अगर न समझ में आए तो आप सवाल पूछिए, लेकिन इस अंतर को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि राजे रजवाड़े नहीं चाहिए इस देश में। इस देश में सेवक चाहिए जो कहे कि मैं आपका सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, और फिर कहे कि मेरा नमक खा रहे हो आप। तो इस तरह के लोग मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। योजनाएं होती हैं, योजनाओं के पीछे एक लॉजिक होता है, नीतियों के पीछे। वो लॉजिक ये देखा जाता है कि साहब कितने लोग 145 करोड़ की आबादी में ऐसे कौन से समूह हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं जो पिछड़ गए इस रेस में, और उसके बाद योजनाएं उन इलाकों के लिए या उन समूहों के लिए बनाई जाती हैं। कई बार आप सुनते हैं कि आदिवासियों के लिए कोई योजना की घोषणा हुई, या दलितों के लिए हुई, या महिलाओं के लिए हुई। तो उसमें टारगेटेड अप्रोच, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो टारगेटेड अप्रोच की योजनाएं होती हैं। वो रेवड़ी वो भी नहीं होती। अब आप टारगेटेड डेवलपमेंट के खिलाफ हैं क्या, या आप टारगेटेड डेवलपमेंट को भी एक शर्त के माध्यम से सामने रखेंगे कि मैं टारगेटेड डेवलपमेंट तभी करूंगा जब आप मुझे वापस से वोट दोगे? तो ये सौदेबाजी मुझे नहीं लगता लोकतंत्र के लिए उचित है। मैं सौदेबाजी के खिलाफ हूं। मैं फिर भी इसको रेवड़ी नहीं मानता, इसको रेवड़ी बिल्कुल नहीं मानता। और रेवड़ी इसको कहना पाप है, अपराध है। मुझे कहा गया कि एक संवाद भी होगा। मैं संवाद में ज्यादा भरोसा रखता हूं, तो मेरा समय जो बचा है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवाल पूछें, क्योंकि सवाल, जैसा कि मैंने आपको कहा, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सवाल बहुत आवश्यक है, संवाद बहुत आवश्यक है। ये मोनोलॉग जो है ये मोदी जी के लिए अच्छा है, हमको मोनोलॉग पसंद नहीं है, डायलॉग बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जिस पार्टी से आता हूं उस पार्टी के विषय में भी आपको बताना जरूरी है। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो उस पार्टी के विषय में भी आपको बताना जरूरी है। पिछले 10 साल में मेरे नेता राहुल गांधी लगभग 125 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। सवाल लेने की क्षमता, सवाल लेने की हिम्मत मैं आपको बताऊं। पिछले 3 सालों में मेरे नेता राहुल गांधी लगभग 10,000 किलोमीटर, जिसमें से 4,500 किलोमीटर पैदल चले और 6,000 के आसपास किलोमीटर वो हाइब्रिड यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपने भारत जोड़ो यात्रा के विषय में सुना होगा। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि लोगों से संवाद हो, मीडिया के माध्यम से संवाद न हो, सीधा सीधा संवाद हो। उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से कश्मीर, सबकी बात सुनने के लिए हम लोग बाहर निकले। लगभग 1550 किलोमीटर में भी चला, राहुल जी 4,500 किलोमीटर चले। लेकिन उस संवाद ने जितना इस देश की हकीकत हमें समझ में आई, उस संवाद के माध्यम से, टीवी देखने के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तो कतई नहीं हो सकती। मैं ये आपको कहना चाहता था, प्लीज इग्नोर व्हाट यू वॉच ऑन टेलीविजन, प्लीज रिजेक्ट व्हाट यू गेट ऑन व्हाट्सएप, प्लीज क्वेश्चन एवरीथिंग दैट यू गेट ऑन व्हाट्सएप, प्लीज क्वेश्चन everything that you see on social media and switch off your television
नाउ लेट्स गो इन फॉर क्वेश्चंस। अब आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं वहां जा रहा हूं। खुलकर पूछिए, बिना किसी डर के, निर्भीकता से पूछिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Shri Pawan Khera ji, to present your views. It has surely influenced each and every one of us. Just like Sir urged us to ask questions in his speech, we now move forward to the question and answer round of the 14th Bharatiya Chhatra Sansad. We have a lot of students who will be asking questions right now. Students, we request you to ask the question briefly, and we also request the dignitaries to kindly keep their answers short. Ladies and gentlemen, please remember, Chota Sawal, Chota Jawab. We have a question coming from the right-hand side podium. Student, you may please ask your question. I am Sanjay Solanki from Anand Agriculture University, Gujarat, and I have a question for Pawan Khera sir. Are free electricity and fertilizer subsidies truly empower farmers, or are they making Indian agriculture financially unsustainable? You're saying are they sustainable? हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। ये सवाल अंग्रेजी में था ना, इसलिए। आप जब अरबपतियों के बार बार लोन माफ करते हैं तो क्या पूछते हैं सस्टेनेबल है या नहीं? जो किसान आपको, मुझे, इस पूरे देश को सुबह से शाम पसीना बहाकर अनाज मुहैया कराता है, सारे सवाल उसी से क्यों पूछे जाते हैं कि साहब उसको फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिल रही है, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं? ये मुझे अजीब सी बात लगती है कि सवाल किसान पर होंगे, सवाल अदानी अंबानी पर कभी नहीं होंगे। क्यों? हक किसका है संसाधनों पर? क्या किसान का नहीं है? क्या दलित का नहीं है? क्या आदिवासी का नहीं है? तो ये सवाल ही क्यों आता है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कि क्या फर्टिलाइजर पे सब्सिडी सस्टेनेबल है या नहीं? आपको पता है डीएपी खरीदने के लिए आज किसान को अभी कितने महीनों तक, कितनी लंबी लंबी लाइनों में, पूरी पूरी रात लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। हम जो शहरों में रहते हैं, हमें ये, वी डोंट हैव एन आइडिया ऑफ द पेन दैट द फार्मर हैज टू गो थ्रू टू इवन गेट डीएपी एंड फर्टिलाइजर। ये आप सोचिए किस तरह की स्थिति है। इसलिए ये कहना कि सस्टेनेबल है या नहीं है, मुझे लगता है ये सवाल उसी मानसिकता का हिस्सा है। एंड आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन, आई एम ग्लैड यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, पूछना चाहिए। लेकिन ये सवाल पूछने के साथ साथ यह भी पूछिए कि 17 लाख करोड़ जो अरबपतियों का लोन कैसे माफ किया, क्या ये सस्टेनेबल है? Thank you so much, sir. The next question coming is again from the right-hand side of the stage. Hello. Good morning, sir. This side Anshika Singh from Banarasli Vidyapeeth, Rajasthan, and an active NSS volunteer. Sir, today my question is for Pawan, sir. Sir, do you think that excessive free breeze leads to inflation in today's economy? आप मेरे स्टेट से हैं, अच्छा किया आपने पूछा। ये भी वही उसी तरह की बात है कि फ्रीबी क्या होता है। मैं इसको फ्रीबी या रेवड़ी नहीं मानता। ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका होता है उन लोगों के बीच में जो विकास की यात्रा में पिछड़ गए या पीढ़ियों से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक कारणों से पिछड़े हुए हैं, सरकार की नीति की वजह से पिछड़े हुए हैं। अलग अलग कारण होते हैं पिछड़ेपन के। पिछड़ेपन के कारण सिर्फ सरकार की वजह से नहीं होते, सामाजिक जो संरचना है उसके कारणों से भी कई लोग पिछड़ जाते हैं। तो उन पिछड़े वर्गों के लिए, उनको वापस से मुख्य धारा में लाने के लिए जो सरकारों को कदम उठाने चाहिए वो फ्रीबीज नहीं होती। इसलिए मैं जब फ्रीबी मानते ही नहीं हम इसको, तो ये सवाल मुझे लगता है कि उचित नहीं है। इसलिए इस तरह की योजनाएं, इस तरह का वेलफेयर होते रहना चाहिए, तभी उन समूहों को आप मेन स्ट्रीम कर सकेंगे, उनको मुख्य धारा में शामिल कर सकेंगे। Thank you so much. The next question coming is again from the right side of the stage.
सभी उपस्थित लोगों के लिए मेरा प्रणाम। सर, मेरा क्वेश्चन मेहतो सर के लिए है, इज रेवड़ी कल्चर अ डेंजरस ब्राइब दैट वीकेंस इंडियन सेल्फ रिलायंस? शुडंट वी इन्वेस्ट इन नेशनल सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ फंडिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स? आपका क्वेश्चन किन से है? मैं फिर से बोलता हूँ। जो आज के समय रेवड़ी कल्चर जो है वो हमारा जो इंडिया का सेल्फ मतलब कि खुद से जो हम चीज़ें करते हैं उसको कमज़ोर कर रहा है, जो लोगों को सब चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, ये सब योजनाओं पे निर्भर कर रहा है। ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? हम ये जो पैसे हैं जो आज के समय इतना लोन हो चुका है इंडियन इकोनॉमी पे, ये सिक्योरिटी और सिस्टम्स के ऊपर यूज़ करना चाहिए या फिर एक्चुअली वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो बांटा जा रहा है वो सही है? देखिए कि हमारा देश में या आपके सराउंडिंग्स में जो आपके साथ चल नहीं पाए, जो आपके साथ चलने के क्रम में पिछड़ गए, उन आदमियों को आपके साथ ले जाने के लिए या उसको संतुलित करने के लिए उनको आवश्यक सुविधाएं सरकार के तरफ से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जिसको रेवड़ी कल्चर या जो सब्सिडी जिसको कह रहे हैं, जो उनको देय होता है, जो उनको दिया जाता है, उसी के भरोसे में उनके घर परिवार चलता है, ऐसा नहीं है। बल्कि चलने के क्रम में उनको कुछ सपोर्ट होता है ताकि पिछड़े हुए व्यक्ति आपके साथ चल सके। और जब हमारे सारे, जैसे हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी के सारे अंग अगर ठीक ठाक रहेंगे तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उसी तरह समाज का जो हमारा बॉडी है, अगर समाज के हर तबके हर वर्ग के व्यक्ति अगर संपन्न हो, अगर संपन्नता प्राप्त करे, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म, कुछ चीज अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। Thank you, sir. We have another question coming from the right-hand side of the podium. Good morning to one and all present over here. I am Indrajit Arge from School of Homeopathy, GPMT. My question is to Rabindranath Mohto, sir. Is this culture really helping the needy people, or it has become an easy tool for some greedy people? You again repeat your question. Okay. It has become an easy tool for some greedy people, or it has become an easy, it is really helping some needy people. Actually, this scheme is only launched for the needy person. Who is needy? जो चलने के क्रम में थोड़ा पीछे हो गए हैं, उनके लिए है। और इनको सबके लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शंका है, आपके मन में जो चिंता है, वे सफल हो सकते हैं। इसीलिए इसमें एक सिस्टम ये डेवलप होना चाहिए जो इस नीडी पर्सन को चूज करने का जो मैकेनिज्म है और जो एजेंसी है, उनको ठीक ठाक ढंग से देखने की आवश्यकता है। तभी हम उन व्यक्तियों को समाज में ले जाने के क्रम में सफल हो पाएंगे। Thank you, sir. Now the next question is coming from the right side of the stage. You may ask your question. आस्था, भक्ति, शक्ति एवं लोकतंत्र की जननी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली जौनपुर से मैं प्रमिला नंदन ब्रिजेश शुक्ला आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा सवाल पवन खेड़ा सर से है, जो कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज जिनकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर है, फिर भी वो देश के सबसे बड़े युवा नेता हैं। वो सर जब चुनावी वादे करते थे तो वो कहते थे कि 8,500 रुपए प्रतिवर्ष हम सभी युवाओं के खाते में डालेंगे। तो ये फ्री की रेवड़ी आती कहां से है सर, और ये आएगी कैसे? जबकि हम जानते हैं कि हमारा भारत 711 अरब डॉलर कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी फ्री की वादे ये लोग कर देते हैं। तो ये सर आता कहां से है? प्लीज आंसर सर। जब
कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहती है तो मोदी जी को वो रेवड़ी दिखता है। अब वही मोदी जी क्या क्या बांटने के वादे करके दिल्ली का इलेक्शन जीते हैं, पूछा आपने? हमसे पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, अच्छा लगा पूछा आपने हमसे कि 50 साल का नौजवान, राजनीति में 50 साल नौजवान ही होता है, लेकिन उनसे पूछा जिन्होंने कहा कि मेरी 56 इंच की छाती है कि साहब 56 इंच की छाती वाले चीन से क्यों डर जाते हो? अमेरिका से हथकड़ियां पहना के अपने लोगों को यहां लाया जा रहा है, तब क्यों नहीं 56 इंच की छाती दिखती? सवाल पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। विपक्ष से सवाल पूछने की अच्छी परंपरा है, नई परंपरा है। नॉर्मली सरकारों से सवाल पूछा जाता है। Thank you so much, sir. Next student, you may please ask your question. It's coming from the left-hand side of the stage. मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं उत्कर्ष संजय क्षीरसागर दक्षिण काशी पंढरपुर के पास स्थित संत भूमि मंगलवेढ़ा से आया हूँ। मेरा पवन जी से सवाल है कि why do political parties criticize freebies but still they promise to implement it? गुड क्वेश्चन। नंबर 1, मैं हमारी पार्टी इसको फ्रीबी या रेवड़ी मानती ही नहीं है। ये हक है लोगों का, ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है जो एक वेलफेयर स्टेट में सरकार को करनी चाहिए। लेकिन अगर आप शर्तें रख दो, अब जो सरकार में बैठा है, 10 साल से सरकार में बैठा है, 10 साल में आपने क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन के जस्ट पहले कहोगे कि साहब मैं ये भी कर दूंगा, तो वो फिर गलत माना जाएगा, उसको एक तरह का शर्त माना जाएगा कि साहब अगर ये करोगे, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली दूंगा, तो आपने 10 साल क्यों नहीं दी? इसलिए ये सवाल उनसे पूछा जाता है जो सरकार में बैठकर इस तरह की सौदेबाजी करते हैं। मैनिफेस्टोज हर पार्टी इलेक्शन से पहले अपने लाती है, लाने भी चाहिए, और उसमें जो वादे किए जाते हैं मैं उसको रेवड़ी या फ्रीबी नहीं मानता। ये लोगों का पैसा लोगों के पास जा रहा है, सरकारों की नई स्कीम्स के माध्यम से जा रहा है। Thank you, sir. Now we will be having the last speaker of this session from the right-hand side of the stage. Please turn on your mic. Namaste. I want to ask whether political parties announce these freebies, are they truly helping us or are they merely treading dignity forward? And secondly, as you said, these revenues are funded by the money of taxpayers. I want to ask, how do you draw a line between welfare culture and revenue culture? Because even our constitution aims at the creation of welfare state. Thank you, sir. Who is the question for? ऐश्वर्या, नहीं, किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछते हैं। अच्छा, आपने बोला कि where do you draw a line? मैंने आपको अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में एक एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी नरेगा का। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम क्या करती है? वो एक व्यक्ति को सक्षम बनाती है, उसका परचेजिंग पावर बढ़ाती है। और मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको देना चाहता हूं। जब नरेगा लागू हुआ उसके बाद 5 साल के अगर आप FMCGs के आंकड़े निकाल के देखें, ग्रामीण इलाकों में उनकी बिक्री बढ़ गई। तो इकोनॉमी को बूस्ट इसलिए मिला कि ग्रामीण इलाकों में परचेजिंग पावर बढ़ाया नरेगा ने। अब इसको आप फ्रीबी कैसे कह सकते हैं, रेवड़ी कैसे कह सकते हैं? दिस वॉज अनदर वे ऑफ नॉट जस्ट बूस्टिंग द इकोनॉमी बट बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी। नाउ दैट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट स्कीम। अगर कोई कहता है कि मैं 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा या बस यात्रा फ्री करवाऊंगा, तो वो आपका कुछ पैसा बचाने की उसकी मंशा है। वो जो पैसा आपके पास बचेगा, जो सरप्लस पैसा आपके पास बचेगा, वो सरप्लस पैसा मार्केट में इकोनॉमी को बूस्ट देगा। आप कुछ खरीदेंगे, आप कहीं निवेश करेंगे, तो वो एक तरह से आपको एक रिलीफ मिल रही है कि साहब ये पैसा आप कहीं और यूज कर सकते हो। So that is the logic behind all these schemes that you hear from all of us, whether we are in the opposition or in government. I hope this satisfies your curiosity. Thank you, sir.
We have time for 2 more questions. Do we have 2 more students? सारे हैं तो पूछेंगे ही, All तो right. क्या पूछने दीजिए. All right. Thank you so much. Thank you so much, students, and thank you so much, dignitaries. You may please accept your seat at the dais. Thank you all. Thank you so much, our speakers for today's session, Shri Rabindranath Mathur ji. And I assure you, हम एक विद्यार्थी होने के नाते पूर्णतः प्रयास करेंगे कि इस देश के सच्चे नागरिक बने, ताकि किसी भी बच्चे का सपना अधूरा ना रहे, चाहे वह एक हॉकी खिलाड़ी बनने का हो या फिर आपकी तरह एक वक्ता बनने का. And thank you, Pawan Khera ji, for your insightful thoughts. रेवड़ी पर एक नया दृष्टिकोण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Now, I would like all the dignitaries to kindly take the 14th Bharatiya Chhatra brochure and come together for a group photograph. Ladies and gentlemen, we now move forward to a very exciting part, that is, voting on resolution. I request everyone on the stage, off the stage, everyone present here, to kindly scan the QR code that will be displayed on your screen in a couple of moments. The resolution for today is Revdi culture, a fiscal burden or a necessary support. The 14th Bharatiya Chhatra Sansad believes that governments must address the social economic vulnerability of certain sections of society by enacting necessary public policies in the first 4 years of the tenure. The final 5th year of the government's tenure should not see the announcement and implementation of any new policies. 14वीं भारतीय छात्र सांसद का मानना है कि सरकारों को समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने कार्यकाल के पहले 4 वर्षों में आवश्यक सार्वजनिक नीतियां बनानी चाहिए. सरकार के अंतिम 5वें वर्ष में किसी भी नई नीति का घोषणा नहीं होनी चाहिए. Ladies and gentlemen, please scan the QR code that you see on the screen. You will get 59 seconds to vote. Agree or disagree? Vote over in the next 50 seconds. "45 seconds to go, ladies and gentlemen. Please take out your mobile phones and scan the QR code on your screens. Everyone on the dais, off the dais, everyone present here, please scan and vote for the resolution. Last 20 seconds remaining. Everyone, please vote for the resolution. The time is up, ladies and gentlemen. The results are displayed on your screen. 88% of people agree with the resolution. Ladies and gentlemen, in the next 15 minutes, we have an exciting session lined up right here. Join us for Indian culture versus Western glamour, the dilemma of Indian youth, a thought-provoking discussion you won't want to miss. See you soon. Lastly, I request our Dean Academics, MIT World Peace University, Dr. Akshay Malhotra, to kindly propose the vote of thanks. A very good morning to all of you. When the schedule for the 14th Bharatiya Chhatra Sansad came out, and the discussion that took place over the various sessions, I don't think I'm wrong in saying this was actually the most awaited of the sessions. And the session certainly lived up to the expectations, certainly didn't disappoint us.
I would like to express my heartfelt gratitude to Shri Ravinder Singh Mahato ji, Honorable Speaker, Jharkhand Legislative Assembly. सर, आपको सुनने का मौका मिला और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं आपके साथ बैठ के भी बात कर पाया. The passion that you have for the upliftment of the downtrodden in society and the way in which you presented their case, I think it speaks volumes to the career that you have had and the greater heights that are still yet for you to achieve. Thank you, sir. It was a pleasure listening to you. Shri Pawan Khera ji, who really needs no introduction, but still Chairman, Media and Publicity Department, All India Congress Committee. We have all heard him very, very often. But listening to him, listening to you, sir, in such close quarters, it was certainly a pleasure. And the same aggression that we see on television, it was a pleasure seeing that on stage too. Many times, being in an educational institute, being a faculty, the discussion revolves around when it comes to the present generation. They are too much into social media. सारे time Instagram की reel बनाते रहते हैं, Facebook पे रहते हैं, and the current generation is a very, very distracted lot. पता नहीं इनका आगे जाके क्या होएगा. But Dipti, Yash, Medhavi, Safdar, Zomskit, Himanshu, thank you for proving us wrong. You were very, very eloquent. I wish I could speak as well as you guys did, right? And not only you were very eloquent, the amount of research and study that had gone behind your topics, and you were representing Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Ladakh. Thank you for gracing this occasion with your presence, and this is what Bharatiya Chhatra Sansad is all about. It is about you guys, your voice. Finally, I would like to thank our very dynamic Executive President, Shri Rahul Vishwanath Kararji, for giving the youth of our country not only a platform, but a voice. Your voice matters, you are the future, and this is your Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you everyone. Thank you so much, sir, for your words. With this, we have come to the end of the session 2 of Bharatiya Chhatra Sansad. We all will meet in the next 15 minutes for Indian culture versus Western glamour, the dilemma of Indian youth. Thank you so much. My dear students, let me share with you what is going to happen in next 1.5 hours, and then lunch and after that. I first of all congratulate all of you for coming on time and maintaining wonderful discipline in this particular pandal. Both the speakers today and yesterday, all speakers have applauded all of you, MIT, WPU students and outside registrations, that you are really doing good. We have a very interesting session next, which is on Indian culture versus Western culture. And there used to be one very popular TV serial when you were too young called Ramayan. And Arun Govil was Ram in that. At the same time, one young girl from Mumbai, Bollywood, went to South in Chennai and she became a very famous actress. Her name is Khushbu. So Arun Govil, Ram, and South Indian actress, but earlier she was Bollywood. Khushbu, they are already on campus. When they come to Pendal, we will receive them, welcome them with thunder of applause. And we have a very dynamic area or dynamic department in our Indian government, which is aviation. New airports, new types of aircraft is now handled by very young, dynamic Telugu Desam Party's Secretary General, who is a Minister for Aviation. His name is Mr. Naidu Kunjiripu. He is also already on the campus waiting for all of you to get this session over. So we'll have 1.5 hours with them. Khushbu Sundar, actress, Bollywood and then Tollywood. Then Arun Govil, who is Member of Parliament. And earlier
who played Ram's role in Ramayana, famous serial which went on for 3 years on television, national television. Both Khushbu Sundar and Arun Govil are member of parliament from BJP, and then very young dynamic minister Kinjarapu Naidu is member of parliament from Telugu Desam party, and he is also secretary general. He flew in a private jet for you, and all of them are waiting in Dr. Karad sir's room. We will just do little bit settlement here. We will start with students' speeches and then we'll receive them. अभी अगले सत्र में जो 1.5 घंटा चलेगा, खुशबू सुंदर एक बहुत बड़ी मुंबई के एक्ट्रेस थी, वो साउथ में गई, वो ऑलरेडी कैंपस पे आई है। अरुण गोविल जो रामायण के राम थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी कैंपस पे आए हैं। और एविएशन मिनिस्टर जो एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट और कंपनीज की परमिशंस देते हैं, किंजरूपु नायडू, वो भी यहाँ आए हैं। 1.5 hour, let's see, 20 minutes they speak and another each, that would be 1 hour, and half an hour students from all over India will speak. I appeal to you, I request to you that the way you have maintained silence, you will maintain the similar discipline, dignity, decorum for next, let's say, around 90 minutes or 80 minutes. I have a feeling that 75 to 80 minutes it will finish. Then you can have photographs with them. Then we will lunch. And post-lunch, you are aware, in the next Pendal, MLA conference is happening. Some of them are MLAs, MPs, ministers. They want to come and meet you one-on-one in the rooms which are allotted to you. All of you know your room number. Please go there, like yesterday evening you have gone, and the minister post-lunch will come and meet you. Each MLA or minister is going to 2 rooms, and then after that particular we'll have a cup of tea, and on this stage around 4 o'clock or 4:30, all students will come and perform songs, drama, dances, political satire, that is Lok Manch of Loktantra और लोकतंत्र का लोक मंच। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज छुट्टी है, अच्छे कार्यक्रम आपके संस्था में हो रहे हैं, तो यहाँ वहाँ मत जाइए। Let's welcome all the students and Khushbu Sundar and Arun Govil as well as Kunjarupi Naidu. In the meantime, you can Google more about both the stars, Arun Govil and Khushbu Sundar. मैं आपको अपील करता हूँ कि डिग्निटी डेकोरम रखें। 1.5 घंटे में हम लंच करेंगे, उसके बाद मिनिस्टर्स आपको आपके रूम में आने को मिलने को आएंगे। उसके नंबर्स आपको दे दिए गए हैं yesterday कुछ बच्चे चले गए, लेकिन कुछ बच्चे रुके थे। I had opportunity to go to each classroom, observe from distance, and the kind of engrossment and the seriousness you were discussing, mind-boggling. I salute all of you. एक अच्छा दिन है आपके जीवन में जो आपको चेंज कर सकता है। It's a game changer day, we can say it, and hopefully we will be able to end in 70 to 80 minutes next session. Thank you so much.